इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के नाम से होगा। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। बताया ही नहीं। 147 है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले ही निकाल लेते हैं पेज, ये पूछते रहते हैं। कोई बात नहीं सर, नालायक भी इसी दुनिया में होते हैं। अब हम मरते हैं। अच्छा, इसमें पेज नंबर 149 पे जो है ना, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स रूल्स, ये वही वर्किंग नंबर 2 है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स रूल है, ये वर्किंग 2 को ही इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। दैट्स व्हाई इसको मैं सेपरेटली नहीं बता रहा। पेज नंबर 152 है, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रूल। 147 पे कौन सा है? चलो, हाँ ये तो पढ़ लिया है ना। 152 वाला निकालें, पेज नंबर 152 वाला निकालें, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स रूल 22। द बायर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, न्यूमेरिकली, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये उसी के बारे में बता रहा है कि द बायर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई which has been cancelled or returned to the supplier or in respect of which the amount of tax was reduced। ऐसी अमाउंट के ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा जो रिटर्न हो गई है, ठीक है। परचेज रिटर्न कर दी, सेल रिटर्न कर दी, सप्लायर को आपने वापस कर दी चीज़ें, ठीक है। तो रिटर्न्स के ऊपर आपने देखा, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था रिटर्न्स माइनस कर दी थी, तो उसमें ना इनपुट है ना आउटपुट है। और अगर इसी तरह ही कोई अमाउंट ऑफ द टैक्स बढ़ जाती है या कम हो जाती है थ्रू एनी डेबिट क्रेडिट नोट, वो भी हमने पढ़ना टॉपिक के डेबिट क्रेडिट नोट की वजह से अमाउंट ऑफ द इनपुट टैक्स बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो वो उसकी वजह से जो टैक्स के अंदर कमी या ज़्यादती आती है वो भी हम क्लेम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वेयर द बायर हैज़ ऑलरेडी क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज, he shall reduce or increase the amount of input tax by the corresponding amount as mentioned in the debit note or the credit note as the case may be in the return for the period in which the respective note was issued। ये बेसिकली डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड बात कर रहा है। ये मैं बेसिकली ये कहना सिंपल ये चाह रहा है कि आपका जो डेबिट आपने इनवॉइस की, इनवॉइस पे आपने लिखा कि जी जो आइटम है वो 10 रुपये पर यूनिट है, 10 रुपये पर यूनिट है, और आइटम थे 100, नंबर ऑफ आइटम थे 100 और 10 रुपये पर यूनिट है। टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 1000 बन गई। तो ये गलती से 10 लिखा गया, असल में ये 12 थे। गलती से 10 लिखा गया, असल में ये क्या थी? 12 रुपए पर यूनिट। तो जब आप इनवॉइस कर देते हैं ना, तो अगर कोई ऐसी गलती हो जाए इनवॉइस के अंदर, तो उसको रिवाइज करते हैं डेबिट या क्रेडिट नोट से। इसके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू करनी है, डेबिट या क्रेडिट नोट कब इशू होता है। तो वो जो डेबिट या मिसाल के तौर पे ये मैंने इनवॉइस की जनवरी में, ये इनवॉइस मैंने कब की? जनवरी के अंदर। तो मुझे जब पता चला कि यार मेरी गलती हो गई है, तो इस गलती को मैंने रिकवर किया मार्च के अंदर कि यार ये मैंने 10 की बजाय 12 लिखना था। तो अब मैं क्या करूंगा? एक डेबिट या क्रेडिट नोट दूंगा जिसमें 100 आइटम होंगे और क्या होगा? 2 रुपए पर यूनिट के लिहाज से 200 का। वो ये कह रहा है कि जब जिस महीने ये इशू होगा उस महीने एडजस्टमेंट की जाएगी रिटर्न के अंदर। जिस महीने डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होगा उस महीने के रिटर्न में ये एडजस्टमेंट की जाएगी। सही है? तो
ये इसके बारे में ये कह रहा है कि डेबिट या क्रेडिट नोट जिस महीने में इशू होगा उस महीने में इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। इसमें ना ये अगले पॉइंट्स भी सारे डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड है, इसको आज ना स्किप करें ये 4-5 पॉइंट्स को, ये अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा। आप आए पेज नंबर 152 के, इसके नीचे जो लिखा है एडजस्टेबल इनपुट टैक्स में, ये सारी समझ आपको ना वो मैंने वो टॉपिक एक रखा हुआ कल के लिए कि मैं उसमें पढ़ाने हैं। एडजस्टेबल इनपुट टैक्स में आए पेज नंबर, इसके नीचे जो सेक्शन 8 भी है इसको पढ़ते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि जो आपका रजिस्टर पर्सन है वो इनपुट टैक्स को 90% ऑफ आउटपुट से ज़्यादा एडजस्ट करने की तौफीक नहीं रखता, यानी कि उसको इजाज़त नहीं है कि 90% ऑफ आउटपुट से ज़्यादा का इनपुट टैक्स क्लेम किया जाए, ये हमने पढ़ा हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स इन एक्सप्रेस ऑफ 90% ऑफ द आउटपुट शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड्स। However, the board may by notification in the official gazette exclude any person or class of person from the preview of this para। आपने देखा था कि जब हम वो 90% की लिमिट लगाते हैं तो हम वो ऊपर वाले केस में लगाते हैं, जब हम इनपुट लेते हैं मशीन्स का तो तब हम 90% की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। तो वो यही कह रहा है कि जब फिक्स एसेट्स की बारी आती है तो फिक्स एसेट्स में ये 90% की लिमिटाइजेशन नहीं है। लिमिटाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स की परचेज के ऊपर जो इनपुट दिया है उसके ऊपर है। फिक्स एसेट की परचेज के ऊपर 90% की लिमिटाइजेशन नहीं है। फिक्स एसेट में क्या कुछ आता है? फिक्स एसेट में क्या मशीनरी वगैरह आ जाती है, एक और चीज आती है जो पिछले दिनों में पड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्स। याद आया जब हमने वो पिछला सेक्शन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि किसी भी ऐसी चीज़ जो कि इमूवेबल होती है और जो आपकी डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही प्रोडक्शन ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, उसकी परचेज के ऊपर इनपुट अलाउ नहीं होता सवाए इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के। ये बात पैराग्राफ में पढ़ी थी ना। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स के साथ लिख लें कि ये वो फिक्स एसेट्स जो नॉर्मल मशीनरी की बात कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर भी शामिल है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप इनपुट अपना क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जी, अ रजिस्टर्ड पर्सन में बी अलाउड एडजस्टमेंट और रीफंड ऑफ इनपुट टैक्स नॉट अलाउड एज पर द अबव प्रोविजन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। जो ऊपर वाली प्रोविजंस के तहत आपका कोई, ये जो पहली दो प्रोविजंस के तहत आपका कोई रिफंड बन गया या आपकी कोई एडजस्टमेंट बन गई तो उसको आप रिफंड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोविजंस नीचे वाली कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इन केस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन whose accounts are subject to audit under the Companies Act upon furnishing a statement along with the annual audited accounts duly certified by the auditors। अगर तो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके अपने अकाउंट्स अगर कंपनीज एक्ट के तहत उसके अकाउंट्स का ऑडिट होना है तो वो फर्निश करेगा एक स्टेटमेंट को और अपने अकाउंट्स को जो कि ड्यूली सर्टिफाइड होंगे ऑडिटर से, फिर जाके उसको रिफंड मिलेगा, और इन केस ऑफ अदर पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। कोई भी कंडीशन अगर बोर्ड स्पेसिफाई करता है उसकी वो पूरी करने के ऊपर उसे रिफंड मिलेगा। ये कौन से रिफंड की बात कर रहा है? ये अगर हमने कैरी फॉरवर्ड पढ़ा था ना, एक कैरी फॉरवर्ड हम पढ़ते आए ना कि कितना हम जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और कितना हम चाहते हैं। समझ लग रही है बात की? न्यूमेरिकल के अंदर एक कैरी फॉरवर्ड का वर्ड हम पढ़ते आए हैं। एक हम इसके अलावा पढ़ते थे रिफंड। ये रिफंड किस केस में था? एक्सपोर्ट के केस में। ये इसकी बात नहीं कर रहा अभी, ये भी इस वाले रिफंड की बात नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट्स वाले रिफंड की बात नहीं कर रहा, ये याद रखना है, इसकी बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है जो हम अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। मिसाल के तौर पे मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स बन रहा था 100, लेकिन 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से
मुझे अलाउ हो रहा था 90, तो 10 मैं हर महीने कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 10 जो है वो हर महीने क्या कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये उसकी कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा है कि उसका रिफंड आपको कैसे मिलेगा, ये इस वाले की बात कर रहा है। ये भी न्यूमेरिकल करेंगे, मैं अब आपको दोबारा से इसके बारे में बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट ये यहाँ पे डिस्कस किया उसने। तो कह रहा है कि इसका रिफंड तो मिलता है, लेकिन इसका रिफंड कैसे मिलता है? अगर तो वो कंपनीज है तो वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराएगी, और ऑडिटेड अकाउंट्स वो वाले जो कि सब्जेक्ट टू ऑडिट होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट, और वो ऑडिटेड अकाउंट्स को सर्टिफाइड करता है ऑडिटर, अगर इन केस ऑफ कंपनी। अदर केस के अंदर कोई भी कंडीशन जो बोर्ड प्रिस्क्राइब कर दे। द एडजस्टमेंट और रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स इन एनी इफ एनी शैल बी मेड और ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। इनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? जनवरी के महीने में आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, जनवरी के महीने में ये आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड कहां चला जाएगा आगे? फेब में, फेब के ओपनिंग में चला गया ना, ब्रॉड फॉरवर्ड में चला गया, नहीं एडजस्ट हुआ वहां पे भी। फिर आगे किधर चला जाएगा? मार्च में। नहीं एडजस्ट हुआ, फिर किधर चला जा रहा है? अप्रैल में। नहीं एडजस्ट हुआ, मई में। नहीं एडजस्ट हुआ, जून में। अब पढ़े जरा इस लाइन को। शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? जून में। तो जून में भी अगर वो कैरी फॉरवर्ड है, एडजस्ट नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के दूसरे महीने में आपको रिफंड मिलेगा। यानी कि जून में भी कैरी फॉरवर्ड है तो अगस्त में रिफंड मिलेगा इसका। समझ लगी? अगर ये आपका कैरी फॉरवर्ड कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा और फाइनेंशियल ईयर एंड तक कैरी हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के दूसरे महीने में आपको इसकी एडजस्टमेंट या रिफंड मिलेगा। है रिटर्न फाइल कौन सी? ये सर कैरी फॉरवर्ड सर आप कह रहे हैं कि सेकंड मंथ में मिलेगा। है सर वो पहले प्रोसेस को मिलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, जून के महीने के अंदर आपका कैरी फॉरवर्ड था, एडजस्ट नहीं हुआ, अब ये आपने रिफंड लेना है। तो रिफंड लेने के लिए ये ऊपर वाली दो कंडीशन उसने लिख दी ना, कि अगर वो कंपनी है तो अपनी फर्निश करेगी ऑडिटेड अकाउंट्स को, ठीक है, और वो ऑडिटेड अकाउंट सर्टिफाइड होंगे ऑडिटर के साथ, और साथ में एक स्टेटमेंट देगा वो अपनी कि भाई ये मेरा रिफंड है, ये मेरा अनएडजस्टेड कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है, ये मुझे रिफंड कर दो। तो वो आपको कब मिल जाएगा? अगस्त में जाकर। सही है? क्लियर हुई है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? भाई क्लियर हुई बात? बोले तो सही। नहीं क्लियर तो अभी भी पूछ ले। ये इस कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, मैं रिफंड ऑन एक्सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। The board may by notification in the official gazette prescribe any other limit of the input tax for any person or class of person. अभी बोर्ड ने 90% प्रिस्क्राइब की है, ये 80%, 100%, 70% भी कर सकता है। Any auditor found guilty of the misconduct in furnishing the certificate mentioned above shall be referred to the council for disciplinary action under the section 20D of the chartered accountant. ये ऊपर उसने बात की थी ना, जो कंपनी है वो जब ये रिफंड क्लेम करेगी, जो इसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था और जून तक भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसका रिफंड क्लेम करेगी, तो रिफंड क्लेम करते वक्त वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स देगी और एक स्टेटमेंट फर्निश करेगी कि भाई मेरा ये रिफंड मुझे वापस दिया जाए या एडजस्ट किया जाए, बल्कि एडजस्ट हुआ नहीं, वापस दिया जाए, कैरी फॉरवर्ड मुझे रिफंड किया जाए। तो जब वो ये अपने ऑडिटेड अकाउंट्स देगी, तो हमने अभी पढ़ा था कि वो कौन साइन करेगा? ऑथराइज करेगा? ऑडिटर करेगा। यहां पे वो बात कर रहा है कि अगर वो वाला जो साइनिंग की है ऑडिटर ने,
वो उसको ऊपर कोई मिसकंडक्ट फाइंड आउट हो गया तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ऑडिटर हाँ, एनी ऑडिटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये उस ऑडिटर जो कि मिसकंडक्ट का उसके ऊपर फैसला हो गया, इन फर्निशिंग द सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? ये जो ऊपर बात की थी सर्टिफिकेट, जो एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर उसने सर्टिफिकेट दिया था, उसके ऊपर कोई उसकी मिसकंडक्ट फाइंड आउट हुआ, शैल बी रेफर टू द काउंसिल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उस ऑडिटर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। सही है। इनपुट टैक्स अलॉट इन केस ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अगला पॉइंट, सब्जेक्ट टू द रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स अंडर द 8th schedule shall be limited to the extent of the amount of output tax and no refund or carry forward of the excess input shall be allowed। ये important point है लेकिन simple point है। electrical vehicles के केस में, in case of locally manufactured electrical vehicle जो कि यहाँ पे बन रही है, उसके केस में वो कह रहा है कि जो उसका लिमिट कर देंगे इनपुट, दैट विल बी इक्वल टू इट्स आउटपुट। इनपुट को उसके आउटपुट के बराबर कर देंगे, इसलिए कैरी फॉरवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं जाएगा। सही है। उसका जो आउटपुट होगा, जितना आउटपुट है उतना ही उसका इनपुट है। अगर एक्सेस है तो वो अलाउ नहीं करेंगे, वो डेड हो जाएगा। अगर उसका आउटपुट 100 बन रहा है तो इसमें 90% वाली कंडीशन ही लगेगी। इनपुट अगर उसका 110 बनता है तो उसको 100 अलाउ कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, और 10 का जो उसका इनपुट होगा ये डेड हो जाएगा। सही है। तो इस केस में कैरी फॉरवर्ड वाला काम नहीं होगा, 90% ऑफ रिस्ट्रिक्शन वाला काम नहीं होगा। जितना उसका आउटपुट होगा शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स एंड नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ द एक्सेस इनपुट शैल बी अलाउड। लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के केस में अगर आपका इनपुट टैक्स आउटपुट से ज्यादा बन रहा है तो उसको लिमिट कर देंगे आउटपुट के। 110 इनपुट टैक्स बन रहा है, आउटपुट 100 बन रही है, तो उसको लिमिट कर देंगे 100 के। जो ऊपर वाला 10 है वो डेड हो जाएगा। 90% वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। लगी समझ? भाई क्लियर हुआ कि नहीं? In case a tier 1 retailer does not integrate his retail outlets in the manner as prescribed during a tax period or a part thereof, the adjustable input tax for the whole of that tax period shall be reduced by 60%। ये बात कर रहा है बड़े रिटेलर्स की। अगर उन्होंने अपने आप को, अपनी आउटलेट को इंटीग्रेट नहीं किया बोर्ड के साथ, तो उसको क्या नुकसान देंगे कि अगर उसका इनपुट था 70, एक्चुअल इनपुट था 70, इसको रिड्यूस्ड कर देंगे 60% से। 70 माइनस 60% ऑफ 70, तो इनपुट इसे कितना अलाउ हो जाएगा? करें जरा, 60% ऑफ 70 क्या है? 42। तो 70 माइनस 42 28। ये इनपुट अलाउ होगा, ना कि 70 अलाउ होगा टीयर 1 रिटेलर्स के केस में। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो जल्दी से एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें। पहले पॉइंट के अंदर वो कह रहा है सिंपल कि आपकी जो इनपुट की रिस्ट्रिक्शन है दैट इज 90% ऑफ द आउटपुट। दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट अगर आप परचेज करते हैं जिसमें मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर शामिल है, उनकी परचेज पे जो इनपुट है वो 90% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो एक्चुअल है।
तीसरे पॉइंट में वो ये कह रहा है कि जो इनपुट आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट के रिफंड की बात नहीं कर रहा, इनपुट जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वो हर अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और अगर वो जून तक कैरी फॉरवर्ड हुआ तो जून में क्या करेंगे, वो एक अपनी, अगर वो कंपनी है तो वो अपने एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ जो कि सर्टिफाइड होंगे ऑडिटर से वो एक सबमिट करेगा, उसको फर्निश करेगा स्टेटमेंट कि भाई मुझे ये रिफंड दे दिया जाए। तो वो साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने के दूसरे महीने में वो आपको रिफंड करेगा। और अगर कंपनी नहीं है तो फिर कोई भी कंडीशन जो बोर्ड लगा सकता है वो लगा के वो उसको रिफंड देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हर महीने कैरी फॉरवर्ड होगा और रिफंड मिलेगा साल एंड होने के दूसरे महीने में, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के दूसरे महीने। उससे अगला पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि अगर मिसकंडक्ट वाला पढ़ा था, हाँ, अगर वो जो सर्टिफिकेट ऑडिटर ने इशू किया है वो फाउंड ऑफ मिसकंडक्ट होता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन किया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत। सेकंड लास्ट पॉइंट था कि अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो उसके इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसके आउटपुट से, ठीक है, जितना आउटपुट उतना ही इनपुट, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, कोई 90% नहीं, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है रिटेलर के केस में, अगर उसने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया बोर्ड के साथ तो उसके इनपुट को रिड्यूस कर दिया जाएगा कितने % से, 60%। सही। तो ये कुछ इसकी इनपुट की एडजस्टमेंट से रिलेटेड बातें थी। अब आप आए इसी के नीचे पेज 153 में रीफंड ऑफ इनपुट टैक्स। अब मजे की बात क्या है, ऊपर जो रिफंड और की बात हो रही थी वो कौन सा था, कैरी फॉरवर्ड वाला। ये रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स कौन सा है, जो एक्सपोर्ट्स वाला है, ठीक है, ये वो है जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिफंड है, ये उसकी बात, ठीक है। इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ये कैसे एक्सपोर्ट का, ये भी लाइनें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इफ द इनपुट टैक्स पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अ टैक्सेबल परचेजेस मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड exceeds the output tax on account of zero rated local supplies or exports made during that year। ये बात आ गई ना जीरो रेटेड की, कि अगर जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए जो चीजें खरीदी उसका इनपुट टैक्स बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ना ही है क्योंकि जीरो रेटेड 0% पे है, इनपुट जो ले रहे हैं वो 18% पे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका टैक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनपुट बढ़ जाएगा। द एक्सेस अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स, वो जो रिफंड की हम बात करते थे, शैल बी रिफंड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लेटर देन 45 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। ये क्या होता है, आपका जनवरी के महीने में एक्सपोर्ट की, तो जनवरी की अंदर आपका रिफंड आ गया, एक्सपोर्ट की आपका रिफंड आ गया 100 से, जनवरी के महीने की रिटर्न फाइल करनी थी आपने फेब में, ठीक है, 15 तारीख, ठीक है, 15 तारीख की आपने रिटर्न फाइल की, वो 15-18 वाला चक्कर है, वो भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर ले, मैं कहता हूँ 15 तारीख में आपने रिटर्न फाइल की, तो ये जनवरी का रिफंड था। जनवरी की रिटर्न कब फाइल की, 15 फेब को, तो 15 फेब को जब आपने रिटर्न फाइल की, साथ में ही आपने इस रिफंड की भी एप्लीकेशन दे दी, साथ में ही आपने जनवरी के रिफंड की एप्लीकेशन, ये जो रिफंड था एक्सपोर्ट का, ये फिर जब आपने जिस दिन एप्लीकेशन दी उसके 45 days में आपको मिलेगा। इसी तरह फरवरी के अंदर अगर रिफंड आ गया तो फरवरी की रिटर्न कब जमा करानी है, 15 मार्च को, तो जब रिटर्न जमा कराई साथ में रिफंड की एप्लीकेशन दे दी तो वो 45 दिन के अंदर मिलेगा। इस तरह वो 45 दिन का साइकिल चलेगा उस रिफंड का जो किस पे है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर,
जो कैरी फॉरवर्ड वाला था वो देखिए वो हर महीने कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और वो जून तक कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगस्त में मिलेगा फाइनेंशियल ईयर अगर खत्म होने के बाद। ये फर्क है इन दोनों में। नीचे उसने दूसरी वाली ये वाली बात भी लिख दी है, ये वाली बात भी लिख दी है अगले पॉइंट में, देखिएगा जरा। इन केस ऑफ एक्सेस इनपुट अगेंस्ट द सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, जीरो रेटेड के अलावा, तो वो नॉर्मल ही हुआ ना। सच एक्सेस इनपुट, ये जो एक्सेस इनपुट है, मे बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, एंड शैल बी ट्रीटेड एज इनपुट फॉर दैट पीरियड, और अगले महीने के इनपुट में उसको ट्रीट किया जाएगा। वो तो ऊपर उसने बताया कि अगर नहीं एडजस्ट होता तो फिर जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो उसके दूसरे महीने के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। द बोर्ड जो है वो कोई भी कंडीशंस लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है, जंगल का बादशाह है, ठीक है। प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर, रिफंड का प्रोसीजर बता सकता है। The board may from such date and subject to such condition restriction as it may impose by notification of the official gazette direct the refund of input tax against export shall be paid along with the duty drawbacks at the rates notified in the said notification। Duty drawbacks भी एक refund होता है जो exporters को मिलता है, तो board ये कह सकता है कि जब हमने आपको duty drawbacks का refund देना है तो साथ में ही आपको ये वाला refund भी दे देंगे, वो भी exporters को ही मिलता है ना। तो बोर्ड कहता है कि जब ये वो ड्यूटी ड्रॉबैक्स देंगे रिफंड में, साथ ही आपको ये भी दे देंगे, तो ये भी एक और रिफंड है। हाँ, एक ये बड़े मजे की बात है, आपका रिफंड बन गया 50 रुपए का, एक्सपोर्टर था उसका रिफंड बन गया 50 रुपए का, ठीक है। जनवरी के अंदर उसका एक्सपोर्ट की रिफंड बन गया 50 का, उसने जनवरी की जब फाइल की फेब के अंदर तो साथ में अपना रिफंड भी क्लेम कर लिया, लेकिन किसी और टैक्स की मद में उसने टैक्स वालों को 30 रुपए देने थे, लाइबिलिटी थी, हो सकता है इनकम टैक्स में देने हो सकता है सेल टैक्स में पेनल्टी देनी हो, ठीक है। तो अब क्या करेगा टैक्स वाला, वो कहेगा कि भाईजान 50 मैंने आपके देने, 30 आपने मेरे देने, ये ले 20 रुपए पकड़े और छुट्टी करें, ठीक है। टैक्स वाला भी यही वाले हिसाब करता है जो अब हम आम आपस में दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ करते हैं, ठीक है। तुमने फलानी टाइम पे मेरे पैसे फलाने पैसे लिए थे, ठीक है, अब तो नहीं करने लगा वापस, सही है। तो किसी और मद के अंदर अगर आपने टैक्स वालों को पैसे देने थे तो वो रिफंड से एडजस्ट करके आपको वापस कर देंगे। ये देखिए ना, लास्ट पॉइंट सेकंड लास्ट लाइन लिखी है उसने, इफ अ रजिस्टर्ड पर सेकंड लास्ट पॉइंट, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी पेएबल अंडर एनी लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय द बोर्ड, द रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी मेड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ अनपेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जो अनपेड आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी ना, उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद रिफंड दिया जाएगा। कोई डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई पेनल्टी, कुछ भी थी, उसको एडजस्ट करके आपको दिया जाएगा। अगला पॉइंट जो है ना, ये है सजा। ये क्या है? सजा। किस चीज की सजा है? वेयर देयर आर रीजन टू बिलीव द पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड विच वाज नॉट एडमिसिबल टू हिम। जो उसका रिफंड बनता ही नहीं था उसने जान के क्लेम कर लिया, जो रिफंड उसका बनता ही नहीं था, जो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट बनती नहीं थी उसने 2 नंबरी करके जान के क्लेम कर ली। फिर क्या होगा? प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ क्या की जाएगी? प्रोसीडिंग्स की जाएगी कि भाई ये तो इसकी बनती नहीं थी, तो उसके खिलाफ 60 दिन में प्रोसीडिंग्स की जाएगी। फॉर द पर्पसेस ऑफ इंक्वायरी और ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द रिफंड क्लेम, इस मकसद के लिए इंक्वायरी की जाएगी, ऑडिट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि भाई वो रिफंड जो क्लेम कर रहा है वो वाकई उसका बनता था या नहीं। पीरियड ऑफ 60 डेज में बी एक्सटेंडेड टू 120 डेज। वो इतना कोई मुश्किल काम था कि बोर्ड वाले कहते हैं कि 60 दिन का जो पीरियड था वो 120 दिन पे एक्सटेंड किया।